हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। कैसे पढ़ें, हाउ टू स्टडी। हम जो भी कुछ पढ़ते हैं वो पढ़ा हुआ याद ही नहीं रहता। पढ़ाई करना बड़ा मुश्किल लगता है, पढ़ने में कोई मज़े नहीं आते और पढ़ाई में किसी तरह की हमारी कोई रुचि नहीं है। तो ये बहुत सारी समस्याएं स्टूडेंट्स की होती है। तो हम आज आपको पढ़ने का एक मेथड बताएंगे भी पढ़ाई किस तरह से की जाती है। यदि उन तरीके से यदि आप स्टडी करोगे तो आपको पढ़ने में मज़े भी आएंगे, पढ़ा लिखा हुआ याद भी रहेगा और किसी तरह की आपको ऐसे नहीं होगा पढ़ाई में रुचि नहीं है या कोई भी सब्जेक्ट आपको मुश्किल लग रहा है। तो वो हम 3 मेथड्स यहाँ पर करेंगे। पहला मेथड है डिवीज़न मेथड। जब भी कोई समस्या है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसको अलग अलग भागों में तोड़ना, उसको हम कहते हैं डिवीज़न मेथड। जैसे ये वीडियो आप यहीं रोक कर एसएससी नेशन की स्पेलिंग लिखिएगा, जो कि हमने एक पहले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था इसको। एसएससी नेशन, इसकी स्पेलिंग लिखिएगा। अब आपने स्पेलिंग लिख ली होगी, अब इसको डिवीज़न मेथड से देखिए हम किस तरह से कर सकते हैं। एसएससी नेशन, इसको देखिए हमने अलग अलग भागों में बांट दिया, एस एस आई और नेशन। इसका मतलब आप देखिएगा, एस का मतलब गधा, डंकी। अब इसको देखिए आप किस तरह से हमने इसको हास्यात्मक रूप से डिवीजन इसका हमने किया है। गधा, गधे पर गधा और गधे पर मैं और मेरे पर देश। एस गधा, गधा आई में, नेशन का मतलब राष्ट्र। तो गधा, गधे पर गधा, गधे पर मैं और मेरे पर देश। इसका मतलब यदि इन सभी को मिला देते हैं तो क्या बन गया, एसएससी नेशन। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह की स्पेलिंग पूछी जाती है। तो ये देखिए, अब आप ये स्पेलिंग कभी नहीं भूलोगे क्योंकि एस एस आई नेशन। तो ये मेथड कौन सा कहलाता है, डिवीजन मेथड। दूसरी देखिएगा लेफ्टिनेंट, स्पेलिंग ये भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। तो आप वीडियो को रोककर लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग लिख कर देखिएगा और फिर हम बताएंगे डिवीजन मेथड से, फिर आप दोबारा देखिए, कभी नहीं भूलोगे। तो अब डिवीजन मेथड देखिए इसका क्या है। लेफ्टिनेंट को हमने इस तरह से लिखा, लाई यू 10 आंट। लाई लेटी हुई है, यू आप, 10 10, आंट चींटियाँ, आप 10 चींटियाँ लेटी हुई हो, आप 10 चींटियाँ लेटी हुई हो। अब देखो इनको हमने मिला दिया सभी को, लाई यू 10 आंट, तो ये क्या बन गया, लेफ्टिनेंट। तो लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग LIUTENANT, लेफ्टिनेंट। तो है ना मज़ेदार डिवीजन मेथड। इसके बाद अटेंडेंस, अटेंडेंस ये स्पेलिंग भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी गई है। आप इसको अब वीडियो रोक कर लिख कर देखिए अटेंडेंस की स्पेलिंग, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। यदि मिस्टेक कर रहे हैं तो डिवीजन मेथड से देखिए हम किस तरह से इसको याद करेंगे। 8 10 डांस, वो देखो 10 नाच रहे हैं, वो 10 देखो नाच रहे हैं। 8 10 डांस, और इनको यदि हमने मिला दिया, 8 10 डांस, 8 10 डांस, तो बन गया अपना अटेंडेंस। है ना सिंपल डिवीजन मेथड। तो किसी भी तरह की यदि इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या हम किसी भी यूजी पीजी कोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बड़ी चीज़ें हमारे सामने है तो उसको हम डिवीज़न मेथड से आसानी से हल कर सकते हैं। दूसरा मेथड अपना स्टोरी मेथड, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। यदि एक बार ये मेथड आप में इसके में आपने मास्टरी हासिल कर ली इसमें, तो किसी भी तरह से आपको न तो कोई रटने की ज़रूरत पड़ेगी और कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं लगेगा जिसमें आपको बोरियत महसूस होती हो। तो यहाँ पर आप एक छोटी सी कहानी सुनिएगा और उस कहानी के मज़े लीजिएगा और फिर हम बताते हैं स्टोरी मेथड से किस तरह से अमल कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा विद्वान था, उसकी घरेलू परिस्थितियाँ बड़ी ख़राब थी और घरेलू परिस्थितियाँ ख़राब होने के कारण उसने शादी नहीं की। लेकिन कुछ समय बाद उसके दिमाग में आया भी ये परिस्थितियाँ मैं तो सुधार ही नहीं सकता, तो मेरी कोई न कोई संतान होनी चाहिए थी। तो उसने एक बच्चा गोद लिया और उस बच्चे को जब गोद लिया तो उसका एक सपना था, वो उस बच्चे को महान वैज्ञानिक बनाना चाहते थे। इसीलिए उसने उस बच्चे का नाम वैज्ञानिक के ऊपर ही रखा है, वैज्ञानिक नाम दी, उसको एक वैज्ञानिक नाम दिया और उसको अलग अलग स्कूलों में सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान उसने दिलाया। परंतु वो अपने जो सपना था वो पूरा नहीं कर पाया क्योंकि उस पिता की मृत्यु हो गई। जब पिता की मृत्यु हुई तो उसका उत्तरदायित्व या उत्तराधिकारी उस बच्चे का चाचा बना। उस बच्चे के चाचा ने बीड़ा उठाया कि इस बच्चे के जो पिता का सपना था वो मैं पूरा करूँगा। उस बच्चे के चाचा ने और उसके परिवार के सदस्यों ने उसको पूरी सहायता दी, पूरी मदद दी, एक एटमॉस्फेयर दिया उसको सपना साकार करने का। और उस बच्चे का अमेरिका में एडमिशन करवाया, अमेरिका में दाखिला करवाया। अमेरिका में उस बच्चे की मुलाकात एक अंग्रेज़ से होती है और वो अंग्रेज़ उस
बच्चे को भारत भ्रमण पर ले आया। और जब भारत में आया तो भारत में एक महान शिक्षक मिले। उस शिक्षक ने उसको ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान दिया कि उसके पिता का सपना भी साकार हुआ। और उस पिता के सपने का साकार होने के कारण उस बच्चे की प्रतिभा का न केवल भारत को लाभ मिला, न केवल उस बच्चे के देश को लाभ मिला, बल्कि पूरी दुनिया उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए एकता के सूत्र में आगे बढ़ी। तो ऐसे महान विद्यार्थी, एक महान विद्यार्थी, ये कहानी इस महान विद्यार्थी की आप सभी को याद हो गई होगी। तो अब इस कहानी को हम किस तरह से सब्जेक्ट से रिलेटेड करते हैं वो देखिएगा। स्टोरी ऑफ ए चाइल्ड, ये हमने आपको सुनाई। तो ये देखिएगा समाज शास्त्र के जन्म की कहानी। समाज शास्त्र के जन्म की कहानी ध्यान से देखिएगा और मज़ा लीजिएगा। और जब ये कहानी आप कंप्लीट करोगे तो इस समाज शास्त्र के बेसिक क्वेश्चन सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आप देखिएगा, एक व्यक्ति था जो फ्रांस का रहने वाला था। अब इस व्यक्ति का जो नाम था वो काम्टे था, जो फ्रांस के रहने वाले थे। घरेलू परिस्थिति ठीक ना होने के कारण, इसका मतलब फ्रांस की जो स्थिति थी वो ठीक नहीं थी, फ्रांस की जो व्यवस्था थी वो ठीक नहीं थी, वहाँ अराजकता थी। और अराजकता होने के कारण जो अगस्त काम्टे थे वो चाहते थे कि मैं अपने देश के लिए सुधार करूं, कुछ ऐसा नियम बनाऊं जिससे मेरे देश के अंदर व्यवस्था बने, एकता स्थापित हो। तो उन्होंने एक बच्चा गोद लिया। बच्चे गोद लेने का मतलब उन्होंने एक विषय सब्जेक्ट का नामकरण किया, एक सब्जेक्ट, एक विषय को लेकर आए। और उस विषय का नाम उन्होंने पहला नाम दिया सामाजिक भौतिकी, मतलब लाड का प्यार का नाम सामाजिक भौतिकी दिया 22 दिसंबर 1838 को। बाद में जो वो बड़ा हुआ, बाद में उसका नाम सामाजिक भौतिकी जो नाम दिया गया था, बाद में जब बड़ा हुआ तो उसका नाम सामाजिक भौतिकी से बदलकर जब स्कूल में उसका नाम लिखाया गया तो समाजशास्त्र के नाम से लिखा दिया गया। अपने ही पिता के स्कूल पॉजिटिव फिलोसफी, पहले उन्होंने अपने पिता के स्कूल पॉजिटिव फिलोसफी, पिता के स्कूल का मतलब पिता की पुस्तक पॉजिटिव फिलोसफी में इसने सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त किया और फिर व्यावहारिक ज्ञान पॉजिटिव पॉलिटी स्कूल में प्राप्त किया। यहाँ स्कूल का मतलब ये दोनों पुस्तकें हैं। अगस्त काम्टे ने 2 पुस्तकें लिखी थी, एक पॉजिटिव फिलोसफी और एक पॉजिटिव पॉलिटी। समाजशास्त्र को अगस्त काम्टे विज्ञान बनाना चाहते थे, इसलिए पहला नाम सामाजिक भौतिकी दिया। उन्होंने जो पॉजिटिव फिलोसफी पुस्तक लिखी थी उनमें उन सिद्धांतों का वर्णन किया था जिनसे, उन विधियों का, उन सिद्धांतों का वर्णन किया था जिससे समाजशास्त्र को विज्ञान बनाया जाए। और सामाजिक ये पॉजिटिव फिलोसफी में था। और पॉजिटिव पॉलिटी जो पुस्तक थी, इस पॉजिटिव पॉलिटी पुस्तक के अंदर उन्होंने क्या किया था, उन सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक रूप से कैसे लागू किया जा सके ताकि समाजशास्त्र विज्ञान बन सके। तो इस तरह से ये 2 पुस्तकें इसकी महत्वपूर्ण थी अगस्त काम्टे की समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने में। तो इसके बाद था बच्चा बड़ा होनहार था, इसलिए बच्चे ने इसे छोटी सी उम्र में ही विज्ञान के चिंतन, इसके पिता ने छोटी सी उम्र में ही विज्ञान के चिंतन के तीनों नियमों से प्रत्यक्ष रूबरू करवाया। इसका मतलब अगस्त काम चिंतन के 3 नियम अगस्त काम्टे के थे। और प्रत्यक्ष का मतलब प्रत्यक्षवाद के जनक भी अगस्त काम्टे थे। प्रत्यक्षवाद के जनक अगस्त काम्टे, चिंतन के 3 स्तर का नियम के जनक है वो अगस्त काम्टे थे। इन्होंने अपने बच्चे को समाज की स्थिति और समाज की गति से अच्छी तरह से समझा दिया। और समाज की स्थिति संबंधी विज्ञान और समाज का गति संबंधी विज्ञान है, इन दोनों विचारधाराओं के जनक भी अगस्त काम्टे थे। तो अगस्त काम्टे किन किन के जनक थे, एक तो प्रत्यक्षवाद के, एक सामाजिक स्थिति विज्ञान के, सामाजिक गति विज्ञान के, और चिंतन के 3 स्तर के नियम। बच्चे की छोटी सी उम्र में इसके पिता का देहांत हो गया, मतलब जब अगस्त काम्टे की मृत्यु हो गई तो बच्चे के पालन पोषण और इसको वैज्ञानिक बनाने का उत्तरदायित्व इनके चाचा इमाइल दुर्खिम पर आ गया। इसका मतलब क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पर भी, अगस्त काम्टे के उत्तराधिकारी कौन थे। तो अगस्त काम्टे के उत्तराधिकारी कौन थे, इमाइल दुर्खिम थे। क्योंकि जो काम अगस्त काम्टे नहीं कर पाए वो काम इमाइल दुर्खिम ने किया था। इस कार्य में अन्य परिवार के सदस्य स्पेंसर, हाबाउस, सोरोकिन आदि सदस्यों ने अहम भूमिका निभाई। इसका मतलब ये सभी समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के समर्थक जो वैज्ञानिक थे वो थे। कौन कौन, हर्बर्ट स्पेंसर, हाबाउस, सोरोकिन आदि विज्ञान है ये समाजशास्त्र को विज्ञान मानते थे। क्वेश्चन आ सकता है समाजशास्त्र को विज्ञान मानने वाले वैज्ञानिक कौन, समाजशास्त्री कौन कौन थे। तो स्पेंसर, दुर्खिम, हाबाउस, सोरोकिन आदि। यह बच्चा बड़ा होकर बड़ा ही धार्मिक और वैज्ञानिक विचारधारा वाला था। इसका मतलब अगस्त काम्टे का जो सिद्धांत था उस सिद्धांत में उन्होंने धर्म और विज्ञान का समन्वय किया था, जो कि इनकी एक विशेष अनोखी उपलब्धि थी। और यहाँ पर इन्होंने धर्म का मतलब, धर्म और विज्ञान 2 विरोधी विचारधाराएं हैं, लेकिन धर्म का मतलब यहाँ पर इन्होंने पूजा पाठ वाला धर्म न लेकर मानवता के धर्म को माना और धर्म और विज्ञान को इन्होंने समन्वित किया था।
जिससे पूरी दुनिया में एक नई दिशा दिखाकर एकता के सूत्र में बांधा। इसलिए नए सामाजिक मूल्यों का विकास हुआ, समाज का पुनर्निर्माण हुआ। समाज के पुनर्निर्माण का सिद्धांत भी अगस्त कामटे का है, जिससे समाज के अंदर एक अव्यवस्था थी वो व्यवस्था में बदली, और जो लड़ाई झगड़े आपसी संघर्ष था वो एकता और सहयोग के सूत्र में बदला। मतलब देश के अंदर सामाजिक व्यवस्था थी वो सुधरी। यह आदमी 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में स्वतंत्रता पूर्वक शिक्षा लेने लगा। तो इसका मतलब जो समाजशास्त्र है, इस समाजशास्त्र का सबसे पहले स्वतंत्र अध्ययन के रूप में करवाया गया वो अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में करवाया गया। तो क्वेश्चन आता है, सबसे पहले स्वतंत्रता के रूप में स्वतंत्र रूप से समाजशास्त्र का अध्ययन कहाँ पर किया जाने लगा? अमेरिका में। कौन से विश्वविद्यालय में? येल विश्वविद्यालय में। कब? 1876 में। एक अंग्रेज जिसका नाम पैट्रिक गिड्स था। अब पैट्रिक गिड्स जो थे, यह आदमी इस आदमी को भारत में मुंबई 1914 विश्वविद्यालय का भ्रमण करवाया। मतलब जो पैट्रिक भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत कब हुई? बम्बई विश्वविद्यालय में हुई। कौन से में? बम्बई विश्वविद्यालय में। और पहले शिक्षक कौन से थे? पैट्रिक गिड्स। इसीलिए हमने लिखा एक अंग्रेज जिसका नाम पैट्रिक गिड्स था, इस आदमी को भारत में बम्बई विश्वविद्यालय का भ्रमण करवाया। तो बम्बई विश्वविद्यालय में सबसे पहले समाजशास्त्र की शुरुआत की गई, और इसके पहले शिक्षक थे वो पैट्रिक गिड्स से थे। यहाँ पर घुरिए 1924 ने इस विद्यार्थी के प्रथम भारतीय शिक्षक बनकर इसे शिक्षित किया। मतलब समाजशास्त्र का प्रथम शिक्षक पैट्रिक गिड्स था, और प्रथम भारतीय शिक्षक थे वो जीएस घुरिए थे। वो 1924 में बम्बई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र के अध्यक्ष बने। तो समाजशास्त्र के प्रथम भारतीय शिक्षक जीएस घुरिए, प्रथम शिक्षक पैट्रिक गिड्स। सबसे पहले भारत में शुरुआत बम्बई विश्वविद्यालय में 1914 में, और इसके बाद आज न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व इसी विद्यार्थी का अनुसरण करके आगे बढ़ रहा है। मतलब जो समाजशास्त्र है, उस समाजशास्त्र के नियमों का अनुसरण करके, जो कि अगस्त कामटे का उद्देश्य था, पूरी दुनिया सामाजिक मूल्यों का अनुसरण करके सामाजिक व्यवस्था बनाकर आगे तरक्की कर रही है। तो देखिए एक स्टोरी मेथड से किस तरह से आपने बड़ी आसानी से पूरा समाजशास्त्र है इसकी बेसिक जो है वो क्लियर कर ली। तो इसी तरह से आप किसी भी सब्जेक्ट्स की स्टोरी बड़ी आसानी से बना सकते हैं, और उसकी सारी चीज़ें बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगी। दूसरा है लिंकिंग मेथड। इस लिंकिंग मेथड का मतलब होता है घटना को या किसी भी विषय को या कोई भी समस्या है उसको अपने सराउंडिंग वातावरण से आपने खुद से लिंक कीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपको ये कहा जाए ग्रामीण क्षेत्र की विशेषताएं बताइए, सोशलॉजी का टॉपिक पूछ ले भी ग्रामीण क्षेत्र क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। तो उसमें आप गांव के रहने वाले हैं, तो आप किन परिस्थितियों में रह रहे हैं? जैसे प्रकृति की गोद में हम रह रहे हैं, सभी लोग आपसे मिलजुल कर रह रहे हैं, मतलब आपसी सामुदायिक भावना है लोगों के बीच में, और यहाँ का जीवन बड़ा ही सरल है, सिंपल है, प्रदूषण कम है। तो अपने खुद से रिलेट करके लिखेंगे। दूसरा, घटनाओं को आपस में को रिलेट भी कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। अब इसको कोरिलेट हम कैसे करेंगे? लंबी में लय और नील में लय। तो लंबी नदी पूछा जाएगा तो कौन सी हो जाएगी? नील। और चौड़ी पूछा जाएगा तो ब्रह्मपुत्र। देखिए बड़ा नाम है, ब्रह्म चौड़ा विस्तृत, तो चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस तरह से घटनाओं को रिलेट करके हम आसानी से याद कर सकते हैं, कोई मुश्किल हमारे सामने आएगी नहीं। तो ये जो तीनों मेथड हैं, कौन कौन से मेथड? लिंकिंग मेथड और स्टोरी टेलिंग मेथड और डिवीजन मेथड। यदि इन तीनों मेथड्स की आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपको सफल बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।